तो हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, वैसे मुझे उसका बड़ा अफ़सोस है कि दुबई एयर शो में जिस तरीके से आपका जो फाइटर जेट था वो जिस तरह गिरा या क्रैश हुआ, और उस फाइटर जेट से भी ज़्यादा मुझे जो अफ़सोस है, वो मुझे उस इंसान का अफ़सोस है जो उस फाइटर जेट को उड़ा रहा था, यानी कि जो पायलट थे, वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी भी जान गई है। बाकी तो जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि भई अगर इतने जहाज़ गिर गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ले लेंगे। अगर पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन बनी या जिस वक़्त भी बात की जाती है, तो कोई चीज़ भी जो है सर, जो मशीन है वो तो दोबारा आ जाती है, लेकिन इंसान नहीं आता, और ज़ाहिर है कई साल लगे होंगे उन पायलट को ये तमाम चीज़ें बिल्कुल। सीखने में, पढ़ने में और यहाँ तक पहुँचने में कि हुँ। वो इस तरह से फाइटर जेट को उड़ा पाएँ। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस एक्सीडेंट को? और साथ ही साथ कई लोग भारत से जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं, और उनके ट्विटर को अगर मैं देखूँ तो उनका ये कहना है कि जो एयर चीफ है उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। उन्होंने इस तरह की भी बातें लिखी हैं इंडिया से कि अब कि ये जो गलती है, ये बेसिकली जो है वो एयरफोर्स की है और उनको रिजाइन करना चाहिए। ऐसे कैसे एयर चीफ जो की है क्या वो गलती ये हो सकती है इसमें? वहां पर दुबई एयर शो में ये जो था फाइटर जेट, वो इस तरह से क्रैश हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा, और उनका ख्याल, उन लोगों का ख्याल मैं बता रही हूँ, अपना नहीं, कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है भारत के लिए हो गई। आप क्या कहेंगे? अर्जुन काज़मी जी, आपका धन्यवाद कि आप अपनी संवेदनाएँ हमारे उस पायलट के साथ रख रही हैं, जिस जाबाज़ फ़ौजी ने अपनी जान दे दी। उसकी जान चली गई, कैसे भी ले लीजिए। मैं इसको एज़्यूम करता हूँ, आपके शो पर मैं इसे एज़्यूम करता हूँ कि आरज़ू काज़मी अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करती है इन संवेदनाओं को देने में, और ये संवेदनाएँ हमारी पाकिस्तान के आवाम की हैं कि किसी भी तरह की, किसी की भी जान जाती है, दुःख की बात है और हमें उसमें साथ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आवाम का धन्यवाद करता हूँ, ऑन अ असम्पशन कि आप अपनी आवाम की तरफ से बोल रहे हैं। डेफिनेटली। आती है बात फाइटर जेट गिरने की, जो भी कह लीजिए एक्सीडेंट होने की, तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ये जहाज गिरा या इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ। ये मेरा अपना सोच है, एनालिसिस है कि ये एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये जहाज बिल्कुल, जब इस तरह के एयर एक्सीडेंट शोज ही में हुआ है। स्टंट्स करते हैं, द वर्ड इज स्टंट्स, स्टंट्स वो में स्टंट्स जो थोड़ा होते बहुत तो हैं उस मशीन की काबिलियत से कुछ आगे होते हैं। अगर उस मशीन की काबिलियत है, बाई चांस एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चले, तो उस समय वो पायलट उस मशीन को मैक्सिमम पर चलाकर कोशिश ये करता है कि वो 710 पर चले, 720 पर चले, कि ये है कैपेसिटी। इसी तरह जो इंसान की, उस पायलट की कैपेसिटी है, अगर उस पायलट की कैपेसिटी को अगर 10 के फिगर पर आंका जाए, तो वो अपना 10 आउट ऑफ 10 नहीं देना चाहता, वो 10 आउट ऑफ 11 देना चाहता है, मतलब 11 आउट ऑफ 10, मतलब जो मैक्सिमम ह्यूमनली पॉसिबल है उससे कुछ बढ़कर। इसी को स्टंट कहते हैं, और मैं आपको एज अ फौजी बता सकता हूं, इसी को हम एडवेंचर भी कहते हैं। गलत है, सही है की बात नहीं हो रही, इसको हम एडवेंचर भी कहते हैं कि यू टेस्ट योर सेल्फ बियॉन्ड बिल्कुल। द नॉर्मल लिमिट्स, इज कॉल्ड एज एडवेंचर। क्या आपको मालूम है देयर इज अ रिस्क? आपको मालूम है आप पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हो। अब एवरेस्ट चढ़ते में कईयों का जो एक्सीडेंट हुआ वो यही हुआ कि वही पैर स्लिप हो हुँ। गया, गिर गए, तूफान आ गया, घिर गए, उसमें स्लिप हो गए, वगैरह वगैरह। सो जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें और इस तरह के एयर शो में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये भी कह पाऊंगा, प्रूव कर पाऊंगा, ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एयर शो में कोई जहाज गिरा है, का एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले दसियों बार हुआ है, और मैं आपको आज फिर एक बात आगे ले जा रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान करे मैं जो कुछ बोलने वाला हूं वो गलत हो जाए, इस तरह के एक्सीडेंट आप कभी रोक भी नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट होना अपने आप में इस बात का प्रूफ होता है कि इट वाज बियॉन्ड द नॉर्मल कंट्रोल, चाहे वो कंट्रोल ऑफ मशीन बोल लीजिए, कंट्रोल ऑफ पायलट ट्रेनिंग बोल दीजिए, जो भी मर्जी आए। इस तरह के एक्सीडेंट आगे भी होंगे दुनिया में, सो दिस इज नॉट दी ओनली एक्सेप्शन। अब आगे बात तेजस की, क्योंकि तेजस गिरा है तो ऑब्वियस बात है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं ये भी कह पाऊंगा कि सेकेंड टाइम अपनी पूरी फ्लाइंग करियर में एक सेकेंड तेजस गिरा है। पहले वाले में पायलट इजेक्ट कर पाया था, वो बच गया था, इस बार वाले में वो नहीं हो पाया। एपी सर के रिजाइन की बात हम लास्ट में करेंगे। मैं आपको पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसकी फुटेज देखी हो तो आप देखेंगे कि ये जहाज, पहली बात तो यही जहाज नहीं, सारे जहाज जब इस तरह के एयर शो में होते हैं तो जनरली ये लो ऑल्टीट्यूड पर काम करते हैं। मतलब अगर उसका नॉर्मल चलने का तरीका सपोज कर लेते हैं 5 किलोमीटर है जमीन से ऊपर, तो ये 1 किलोमीटर से भी नीचे उड़कर दिखाते हैं, सो दैट आपको दिख जाए। एक एम ये भी होता है ना एयर शो में
क्योंकि आपको दिखना भी है। तो ये जो स्टंट्स किए जाते हैं, जो मैन्यूवर्स किए जाते हैं, ये मैन्यूवर्स में आप वो वाले रिस्क लेते हो जो नॉर्मली आपकी सेफ्टी लिमिट से कुछ एक्स्ट्रा है। सो ये जहाज जो उड़ रहा था, और जब इसने ये एक स्टंट ऑब्लिक मैनोवर किया कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, आई एम श्योर अबाउट इट कि वो स्टंट उसमें ये होता है कि आप इतना नीचे तक लाते हैं जमीन के नजदीक से नजदीक और फिर अपने आप को एकदम से ऊपर उठाकर ले जाते हैं। ये आपको उस जहाज की काबिलियत एक तरह से प्रूव होती है कि उसका थ्रस्ट इतना बढ़िया है कि वो अपने आप को ऊपर खींच लेता है। सो ऐसे समय में अगर कोई सेफ्टी लिमिट्स की बात करे कि जी जमीन से 100 फीट ऊपर से आप उसको ऊपर लेते हैं, अब होता यही है कि उस स्पीड पर, एक तो उस जहाज की स्पीड, जहाज के वेट के हिसाब से, ग्रेविटेशनल पुल, ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करें तो वो स्पीड जो होती है वो नॉर्मल अगर 700 की उसकी काबिलियत है तो मे बी वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे हो जाता है। और उसके बाद उसने अपने आप को उठाना है ऊपर, जो मैनोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेरे को जो विजिबल दिखता है कि वो नीचे तो आया, लेकिन जब तक अपने आप को ऊपर उठाता तब तक वो जमीन के साथ मिल गया। अब इसके दो तीन रीजन, क्योंकि एक्सीडेंट है तो इसके दो तीन रीजन यही हो सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन पार्ट उसका फेल हुआ जिस वजह से वो अपने आप को मैनोवर नहीं कर पाया। फिर भी ऐसा होता बिल्कुल। नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाउट दूंगा कि ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पायलट का वो सो कॉल्ड एरर हो कि वो स्प्लिट सेकेंड अपने आप में उसको जहाज को नहीं उठा पाया। हालांकि वो इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा करता रहा होगा, ये पहली बार तो करता नहीं है। और मेरा अपना आकलन ये है कि पायलट एरर इसमें होना शायद थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर पायलट एरर नीचे जाकर उठाने में आती है तो वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, क्योंकि इजेक्शन का जो स्प्लिट सेकंड टाइमिंग है वो यही है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि ही मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नीचे जा रहा हूं, और नीचे जाते में जब उसको उठाना था और वो जहाज नहीं उठ पाया और उसका रिएक्शन टाइम इतना कम था कि वो अपना इजेक्शन बटन भी ऑन नहीं कर पाया कि उसकी सीट इजेक्ट हो जाती और शायद वो बच जाता। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू बच से मैं सकता था। ह्यूमन एरर को थोड़ा सा कम वेटेज दे रहा हूं, क्योंकि अगर ह्यूमन एरर होता है और बंदे को दिख जाता है कि जी मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो कम से कम इजेक्ट कर जाता है। दोस्तों ये ह्यूमन एरर तो नहीं था। तेजस में जो विंग कमांडर नामंश सियाल की जान गई है, जिसमें हमारी तरफ से संवेदना है उनके परिवार के लिए। बाकी बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन एरर नहीं है, मतलब मशीन का एरर है, जिसमें जो तेजस हेल का जो एयरक्राफ्ट था, जो कि दुबई के एयर शो में परफॉर्म किया जा रहा था और उसे उड़ा रहे थे नामन सियाल विंग कमांडर पायलट, जो कि अब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या बोलते हैं, अब आकलन यही लगाया जा रहा है कि ये एक ह्यूमन एरर नहीं था बल्कि मशीन का एरर था, जिसमें पहले से ये बताया जा रहा था कि कुछ में उस तेजस में कुछ लीकेज भी हो रही है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता तो आज शायद वो हमारे बीच होते, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। और बाकी अब इससे सीख मिलती है कि एयरफोर्स को अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मरम्मत थोड़ी और ज़्यादा करवानी चाहिए और नए एयरक्राफ्ट्स एयरफोर्स में डालने चाहिए, जिससे हमारे जो विंग कमांडर्स हैं जो कि कोई ऑपरेशन में जाते हैं, किसी एयर शो में जाते हैं, तो उन्हें आगे चल के फ़ायदा पहुँचे, मतलब कि ऐसे कोई दुर्घटना ना हो सके। ये भारत के लिए अच्छी बात रहेगी कि ऐसे कोई दुर्घटना आगे चल के ना हो, इसलिए अभी से देखना ज़रूरी है। और बात रही जहाँ तक कि हमारे एयरक्राफ्ट्स की, जो कि मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा थोड़े पुराने हो गए थे, जो एक चर्चा का विषय ज़रूर था, चिंता का भी विषय था, लेकिन मोदी जी ने जैसे राफेल को रिप्लेस किया है पुराने जहाज़ों से, वो बहुत काबिल तारीफ़ कदम था। मतलब बहुत सारे मतलब कि 100-200 एयरक्राफ्ट हमने लिए हैं फ्रांस से, जो कि 25-30 जहाज़ तो अब आ भी चुके हैं, 50 भी आ चुके हैं मेरे ख्याल से, और भी आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए भी। नेवी में भी चाहिए होते हैं, जो कि उनका जो वो होता है ना, जैसे INS विक्रांत है, उस पर वहाँ से हवाई भरते हैं, वहाँ पे एक वो रनवे बनाया होता है उसमें, तो वहाँ से वह हवा भरते हैं और दुश्मन के ठिकाने तक जाते हैं।
तो ये बहुत अच्छा कदम है। हमें और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को शामिल करने की ज़रूरत है हमारे एयरफोर्स में, ताकि हमारी एयरफोर्स और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। बाकी हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे कमांडर्स हैं, बाकी सारे ऑपरेशंस करते हैं। बाकी हमें जंग लड़ने का भी बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो ये मत सोचिएगा कि विंग कमांडर को मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। प्रॉपर ट्रेनिंग है उनसे, वो हमेशा ही ये प्रैक्टिस करते रहे होंगे, बस ये दुर्घटना हो जाती है। बाकी इससे ये कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि एयर चीफ को रिज़ाइन करना चाहिए। अरे भाई, एयर चीफ की क्या गलती है उसमें, बताओ। एयर चीफ की गलती क्या है उसके अंदर? क्या एयर चीफ बैठ के चला रहे थे? नहीं ना। हम मानते हैं एयरक्राफ्ट्स में होती है, बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जो मशीन है ना, मशीन ह्यूमन से बड़ी नहीं हो सकती है। मशीन्स में खराबी होती हैं और वक्त पे वक्त उनकी मरम्मत भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ सकते हम मशीनों को भी। लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट्स को थोड़ा सा रख रखाव की ज़्यादा ज़रूरत है। अब और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं जो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बाकी आर्मी में बहुत सारे आर्टिलरी वगैरह और भी ज़्यादा डिफेंस का जो मटेरियल है वो आ रहा है। नेवी में भी आ रहा है, एयरफोर्स में भी हमें और भी ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एयरफोर्स हमारी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है। उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो फ्रांस से ही नहीं, बाकी अमेरिका, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो अमेरिका और रशिया से भी हमें एयरक्राफ्ट्स और भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। मतलब कि और भी जो नए जनरेशन्स होते हैं ना, जो नए जनरेशन, 4th जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, ऐसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करके लाने की ज़रूरत है। बाकी हमें और जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें और भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम उनको अपग्रेड कर सकें। जो कि हमारे पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, पुराने एयरक्राफ्ट जो भी ज़्यादा है ना, उनको तो डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। साफ बात तो यही है। जो भी जितने ज़्यादा पुराने हैं ना, उनको डिसमेंटल कर दो, उसके बाद नए जनरेशन में जो हमने ख़रीदे हैं उनको अपग्रेड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा नए जनरेशन्स में। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी हमें टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, या फिर हमें किसी और देश से बाय करनी चाहिए, जैसे फ्रांस से या अमेरिका से या रशिया से। हमें बाय करनी चाहिए टेक्नोलॉजी में हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी हम जो एक इंजन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो इंजन हम उसे डेवलप कर रहे हैं। वो भारत का स्वदेशी इंजन है, हम उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें और भी तेज़ी लानी पड़ेगी। थोड़ा सा हमारा काम थोड़ा सा ढीला हो रहा है, लेकिन हमें उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा टेक की कैटेगरी से ना, हमें बंदों को और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें टेक्नोलॉजी मिल सके। वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो जो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि भारत का स्वदेशी स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स हमें बनाना है पूरी तरीके से। हम वैसे तो बना चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं है। जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई है ना, मिसाइल बनाई है रशिया के साथ मिलकर, वैसे ही हमें एयरक्राफ्ट में भी ना, एयरक्राफ्ट में भी अब स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी तरीके से ना हमें एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत है। बाकी हम इतना रिलाय नहीं कर सकते हैं दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। मेरा ये आकलन है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ चूक छोड़ देते हैं कि बाद में उनको दिक्कत आए, और वो हमसे दोबारा से ही, जब वो उनके पास ख़त्म हो जाए एयरक्राफ्ट, तो वो फिर से हमसे ही खरीदे। तो कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ देते हैं। मेरा ये आकलन है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन हमें खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी एयरक्राफ्ट की, खासकर एयरक्राफ्ट की। बहुत सारे देश हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। ये हमें भी इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये समय की मांग है कि नए नए अपग्रेड वाले एयरक्राफ्ट हमें मिल सके, हमारे एयरफोर्स को मिल सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। बाकी हमारी जो एयरफोर्स है, उसने अपनी पावर दिखाई है। पुलवामा में जो हमने एयर स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के अंदर घुसकर, वहाँ पे जो पूरे के पूरे जो उनके मरकज़ बने हुए थे टेररिस्ट कैंप्स के, सब उड़ा दिया था उन्होंने। सब कुछ उड़ा दिया था, कुछ भी नहीं रहा था वहाँ पे। सिविलियंस को छोड़ के वहाँ पे जो भी उनका जो चल रहा था ना, कैंप्स चल रहे थे टेररिस्ट के, वो सब उड़ा दिए थे। और बाकी उसके बाद जो, अब पुलवामा के बाद जो एक्शन लिया गया था ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया है। 9 टेररिस्ट कैंप तो उड़ा दिए गए थे, पूरी तरीके से उड़ा दिए गए थे। ये तो पूरी की पूरी बात एकदम सही है। पूरे 9 के 9 टेररिस्ट कैंप्स को जब उड़ाया, तो पाकिस्तान ने ये न्यूज़ डाइवर्ट करने के लिए ये एक भंड मार दिया कि हमने राफेल गिरा दिए।
राफेल गिरा दिए। बाकी वो बात छुप गई कि टेररिस्ट कैंप्स को इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने कैसे तहस नहस कर दिया। ये सारी बात राफेल गिराने के चक्कर में हट गई। राफेल कहाँ गिरे, कौन गिरे, मतलब कि राफेल भी कोई गिरे नहीं है, कहीं पे भी नहीं गिरे हैं। जो कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, साफ सफेद झूठ बोलते हैं। इतना अंदर तो एयरक्राफ्ट आया ही नहीं है। साफ बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतना एयरक्राफ्ट आया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर की लाइन से ही मिसाइल छोड़ी गई है और सीधा सीधा वो ठिकाने पर लगी है। इतना अंदर तो आया ही नहीं है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि ये गिर गया। गिर गया तो मलबा दिखा दो यार, मलबा दिखा दो, प्रूफ दे दो, कुछ तो सैटेलाइट की कुछ इमेजरी होगी तुम्हारे पास की दिखा सको। कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि ये गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया। जो गिरता है वो हम साफ बोल रहे हैं, वो साफ दिखता है। जैसे ये अभी ये हादसा हुआ है, हमने साफ देखा है, पूरी इमेजरी है। पाकिस्तानी तो झूठ ही बोलते रहेंगे कि उनको उनका तो बस झूठ से ही चलता है ना, सारी दुकानें उनकी झूठ से चलती हैं, तो वो झूठ ही बोलेंगे। बाकी जो ये हादसा हुआ है उसके लिए हम दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। ये भारत के लिए भारत का नुकसान है, बहुत ज़्यादा भारत का नुकसान है। जो कि एयरक्राफ्ट होते हैं, बाकी इंसानी जान से तो बढ़कर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहें तो आकलन लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे एयरक्राफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे एयरक्राफ्ट होते हैं। और हमें और भी ज़्यादा महंगे एयरक्राफ्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जितने महंगे लेंगे उतने ज़्यादा अपग्रेडेशन मिलेगा उसमें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स होंगे, ताकि वो भारत के लिए अच्छे रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए अच्छे रहें, भारत को नुकसान ना हो। बाकी हमें और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत है, ताकि ये हादसों से बचा जा सके। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।